मैं हूँ कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक। अब तक हम आपके सामने बेताल पच्चीसी की कुछ कथाएं लेकर आए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपके सामने बांटने आए हैं कुछ और कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पे लाद के फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की और यहाँ बेताल ने फिर से अपनी एक और कथा प्रारंभ की। एक राज्य के राजा की 3 बीवियां थीं। तीनों बहुत सुंदर, परंतु तीनों की तीनों बहुत संवेदनशील। एक दिन राजा अपनी पहली बीवी के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तभी रानी के सर से एक फूल गिरा और वो उनके पैरों पे जा गिरा और रानी जोर से चिल्लाई। पता करने में पता चला कि रानी के पैर पे एक घाव हो गया था, वो भी फूल गिरने के कारण। राजा ने तुरंत अपने वैद्य को बुलाया और उनका इलाज कराया। इसी प्रकार राजा एक दिन अपनी दूसरी रानी के साथ छत पे खड़े थे। तभी रानी एकदम चिल्लाने लगी। जब देखा तो पता चला रानी की त्वचा चांद की चांदनी से बिल्कुल जल गई थी। उनका भी राजा ने इलाज कराया। एक दिन तीसरी रानी अपने कमरे में बैठी थी। तभी पास वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जैसे ही रानी ने रोने की आवाज सुनी और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। उनके लिए भी राजा ने वैद्य बुलाया। यही अपनी कहानी को रोकते हुए बेताल ने राजा विक्रम से बोला, तो बताओ राजा विक्रम, तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा संवेदनशील रानी कौन सी थी? राजा विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, मेरे ख्याल से तीसरी रानी सबसे ज्यादा संवेदनशील थी। जो व्यक्ति किसी दूसरे के कष्ट को सुन के अपने अंदर महसूस करता है, उससे ज्यादा संवेदनशील तो कोई हो ही नहीं सकता। राजा का उत्तर सुन के बेताल बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु क्योंकि राजा ने मुंह खोला इसलिए बेताल वापस उड़ चला। फिर से शुरू हुआ राजा विक्रम का सफर और फिर से शुरू हुई बेताल की कथा। तो ये कथा है एक राज्य की, जहाँ एक माँ बेटी साथ में रहते थे। माता का नाम था भगवती और बेटी का नाम था धनवती। एक दिन माता और बेटी कहीं जा रहे थे। रास्ते में धनवती को बहुत प्यास लगी, तो उसने देखा कि पास ही में एक इंसान बंधा पड़ा है। उसने उस इंसान से जाके पानी पूछा। तभी उस इंसान ने बताया कि इससे अगली गली में एक मटका पड़ा है और उसके अंदर बहुत सारा पानी है। कृपा करके मुझे भी वो पानी पिला दीजिएगा। फिर भगवती ने पास ही बैठे सैनिक से उस इंसान के बारे में पता किया। तो सैनिक ने बताया कि ये एक चोर है और इसको कल फांसी दे दी जाएगी। भगवती ने उस इंसान को पानी पिलाया तो उस इंसान ने भगवती से कहा कि क्या आपकी बेटी शादीशुदा है? भगवती ने मना किया। तो उस चोर ने भगवती के सामने अपनी और धनवती की शादी का प्रस्ताव रखा। एक पल भगवती को खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब उस चोर ने बताया, मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। इतने सालों में मैंने जो भी सब कुछ कमाया है वो मैंने एक जगह पे छुपा दिया है। अगर आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करा देती हैं तो मैं आपको उस जगह का रहस्य बता जाऊंगा। बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपकी पुत्री का जो भी पुत्र हो वो मेरा पिंड दान कर दे। चोर की बात सुन के भगवती ने हामी भर दी और उसकी और धनवती की विवाह करा दिया। विवाह होते ही चोर ने धनवती को उस जगह का रहस्य बता दिया। अगले ही दिन चोर को फांसी दे दी गई। भगवती और धनवती जाके वहां से सारा की सारा सोना खोद लेकर आए और खूब आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तभी उनके घर पे एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज ने धनवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। भगवती ने सोचा कि अच्छा है, साधु महाराज हमारे घर पे ही रहेंगे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी और अगले ही दिन धनवती और साधु महाराज की शादी हो गई। परंतु वो साधु के वेश में एक चोर था। विवाह के अगले दिन ही वो उनका सारा सोना लेकर भाग गया और इसी दुख के कारण भगवती की मृत्यु हो गई। अब धनवती बिल्कुल गरीब हो गई। उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा।
कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो लोग सड़क पे फिरते खाना मांग के अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन जब वो लोग सड़क पे ऐसे घूम रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि एक सांप एक राजकुमार के गले में लिपटा हुआ है। धनवती के बेटे ने बहुत प्रयत्न के बाद उस राजकुमार के गले में से सांप तो निकाल दिया, परंतु वो राजकुमार को ना बचा पाया। वहीं राजकुमार को ढूंढते ढूंढते राजा भी उस स्थान पे पहुंच गए। उन्होंने ये सब कुछ देखा था। अपने बेटे की मौत का दुख तो वो मना रहे थे, परंतु उन्होंने साथ साथ धनवती और उनके पुत्र को अपने महल में बुलाया। उन्होंने धनवती के बेटे को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। धनवती ने हामी भर दी। अब वो लोग महल में ही रहने लगे। धीरे धीरे धनवती के पुत्र ने हर प्रकार की विद्या सीख ली। एक दिन महाराज बहुत बीमार पड़े और उन्होंने धनवती के पुत्र को बुलाया और उसको अपना पूरा कारोबार सौंप दिया। महाराज की मृत्यु के बाद उनका बेटा वहां का राजा बना और उसने प्रजा को संभाल लिया। महाराज की मृत्यु के बाद धनवती और उनका पुत्र पिंडदान करने के लिए नदी किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पिंडदान करना प्रारंभ किया, नदी में से 3 हाथ बाहर आए। एक हाथ था चोर का, दूसरा हाथ था ब्राह्मण रूपी चोर का और तीसरा हाथ था महाराज का। यही बेताल रुक गए और उसने पूछा, तो बताओ महाराज, धनवती के पुत्र को किसको पिंडदान करना चाहिए? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मेरे ख्याल से धनवती के पुत्र के असली पिता वो चोर हैं। ब्राह्मण रूपी चोर ने धनवती से उसके धन के लिए शादी की थी। वही महाराज ने अपना पूरा की पूरा सिंहासन संभालने के लिए किसी को होने के लिए धनवती से शादी की थी, परंतु एक चोर ही था जिसने खुद के बिना स्वार्थ के परंतु धनवती को ही अपना धन देके उससे शादी की थी। तो मेरे विचार में धनवती का असली पति वो चोर ही है। राजा की बात सुनकर बेताल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही राजन, पर मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। और वो उड़ गया। फिर से शुरू हुआ महाराज विक्रम का ये सफर। तो अगली कथा है एक राज्य की राजकुमारी की। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उसने सोचा अपनी सखियों के साथ बाजार जाया जाए। जैसे ही वो बाजार के लिए निकली, थोड़ी दूर पे उसको एक इंसान मिला जो कि चिड़ियाओं से बातें कर रहा था। ये देख के वो बहुत प्रभावित हुई और उसने ये विद्या सीखने की उसके सामने इच्छा प्रकट की। थोड़ी दूर चल के उनको एक बुनकर मिला जो बहुत ही सुंदर रजाई बुन रहा था। ये देख के महारानी बहुत खुश हुई और उसने बुनकर को अपने साथ महल चलने का आमंत्रण दिया। वो थोड़ी ही दूर और आगे चली थी, वहां पे उसको एक वैद्य मिले। वैद्य लोगों की बहुत अच्छे से तीमानदारी कर रहे थे। ये देख के उसको बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं, और उसने उनको भी अपने साथ महल चलने का आमंत्रण दिया। अभी राजकुमारी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उनके काफिले के ऊपर कुछ डकैतों ने हमला कर दिया। जैसे ही उनको हमला किया, वहां से एक सैनिक गुजर रहा था। सैनिक ने बहुत जाबाजी से ये युद्ध लड़ा और उन लोगों को मार भगाया और राजकुमारी को सुरक्षित उनके महल तक पहुंचा दिया। यही कथा रोकते हुए बेताल ने विक्रम से बोला, तो बताओ महाराज, चिड़िया से बात करने वाले, बुनकर, वैद्य और सिपाही, इन चारों में से राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए? इस बात पे विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, मेरे ख्याल से राजकुमारी को सिपाही से विवाह करना चाहिए, क्योंकि सिपाही है जो उनकी आजीवन सुरक्षा कर सकेगा। बाकी सारे लोग एक आकर्षण थे। जब राजकुमारी ने चिड़िया से बात करने वाले की बातें सुनी तो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। बुनकर की बुनाई देखी तो उसकी तरफ आकर्षित हो गई और वैद्य की दवाइयों से मरीजों को ठीक होते हुए देखा तो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। परंतु सिपाही ने अपने कौशल से राजकुमारी की जान बचाई। ये बात सुनकर बेताल मुस्कुराया बट उड़ चला।
तो ये थी आज की कथाएं। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।